बरखा की शादी अभी कुछ समय पहले ही धीरज से हुई थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन धीरज के काम पर जाने के बाद उनके घर पर अस्पताल से फोन आया। क्या आप मिस्टर धीरज की वाइफ मिसेस बरखा बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं ही बरखा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो शालमपुर के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए। धीरज के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बरखा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो तो ये खबर सुनते ही अपनी सासू माँ के साथ दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल जा पहुंची। क्या हुआ मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरे पति को? देखिए, गाड़ी के टक्कर होने की वजह से आपके पति की कमर में बहुत ही गहरी चोट आई है। हमें इनकी सर्जरी करनी होगी। अगर आपने इसी वक्त इनकी सर्जरी नहीं कराई तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी में ये फिर कभी चल ना पाए। अगर आपको सर्जरी करानी है तो हॉस्पिटल के काउंटर पर कल तक 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिएगा, नहीं तो इन्हें घर ले जाइएगा। 5 लाख? ऐसी बड़ी रकम सुनकर बरखा और उसकी सास दोनों ही परेशान हो जाती हैं। लेकिन धीरज के लिए वो अपनी सारी सेविंग्स और कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर उसकी सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी के बाद धीरज घर आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कम से कम 1 साल के लिए बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। न जाने उस दिन मेरे साथ कौन सी मनहूसी अच्छाई थी। अच्छा होता अगर मैं उस दिन घर से निकलता ही नहीं। बेटा, क्यों ऐसी हालत में खुद को कोस रहा है? अरे, जो होना था वो हो गया। तू अब ये सब बातें सोच सोच कर परेशान मत हो। माँ जी, आज तो घर पर रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं है। बस ये थोड़ी सी चावल और दाल बची है। हमारे पास बस एक ही वक्त का खाना है। कोई बात नहीं बहू, तू अभी ये दाल चावल बना ले। कल मैं राशन वाले से उधार में 1 महीने का राशन ले आऊंगी। मैंने सुमित्रा से बात की थी। वो पहले जिस हवेली में काम करती थी वहां पर 2 काम वालियों की जरूरत है, तो कल से हम वहां पर काम करने चले जाएंगे। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में कैसे वहां काम करोगी? आप रहने दो, मैं अकेली ही काम पर चली जाऊंगी। बरखा और धीरज शांति को बहुत समझाते हैं, लेकिन शांति घर की हालत को देखते हुए अपनी बहू के साथ हवेली में काम पर जाती है। सुनो बरखा, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर दो, उसके बाद अच्छा सा खाना बना देना। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं तो जरा ज्यादा खाना बनाना। बरखा पहले पूरी हवेली की साफ सफाई करती है और फिर सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। शांति भी हर काम करने में उसकी पूरी मदद करती है। यूं ही समय बीता और उन्हें वहां काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया। तभी एक दिन बरखा घर की सफाई कर रही थी। तभी अचानक पीछे से मालकिन का बेटा आकर बरखा के साथ बदतमीजी करने लगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, कहाँ अपने अपाहिज पति के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। बरखा की आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है और सचिन को ऐसा करने से रोकने लगती है। अरे शर्म करो बेटा, ये एक शादीशुदा औरत है, मेरी बहू है। तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाली तुम दोनों होती कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरे घर की नौकरानी हो, इसलिए जो तुम्हारा मालिक कहता है वो करो। इन बदतमीजी भरी बातों के साथ सचिन बरखा को परेशान करने लगता है। बरखा से उसकी बदतमीजी सहन नहीं होती और वो उसे खींचकर एक तमाचा जड़ देती है। तभी उसकी मालकिन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? 2 कौड़ी की औरत, अभी के अभी माफी मांग मेरे बेटे से, वरना बालों से घसीटते हुए तुझे और तेरी सास को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। एक तो आपका बेटा मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से आप मुझे और मेरी सासू माँ को ही अनाप शनाप बोल रही हो। अरे, एक औरत होकर भी आप मेरे साथ ऐसा होते हुए देखकर अपने बेटे का पक्ष ले रही हो। खबरदार, अगर जो तूने मेरे बेटे पर कोई इल्जाम लगाया, तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बेटे जैसे भोले भाले लड़कों पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उनसे पैसे हड़पती हो। एक चांटा मारूंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ पर कोई काम नहीं करना जहाँ इस जैसे बदतमीज लोग रहते हो। चल बहू यहाँ से। सचिन की बदतमीजी की वजह से शांति अपनी बहू को वहां से लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन वो दोनों ही धीरज को कुछ नहीं बताती और इधर उधर नया काम ढूंढने लगती हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नया काम नहीं मिलता। तभी एक दिन धीरज का एक दोस्त उससे मिलने उसके घर आता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं समीर भैया, आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यार, अभी तू जॉब नहीं कर रहा तो क्या
भाभी जी जॉब कर रही हैं? यार बस क्या बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से माँ और बरखा को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। उन्हें मेरी वजह से एक हवेली में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है। क्या? ये तो क्या कह रहा है यार? और हम कर भी क्या सकते हैं समीर भैया। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि किसी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए। बस किसी तरह काम करके हम अपना गुजारा चला रहे हैं। अरे भाभी, आप लोगों के हाथ में तो इतना टैलेंट है, उसके बाद आप बाहर जाकर काम कर ही क्यों रही हैं? क्या मतलब? मतलब कि शांति काकी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप लोग अपनी टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करते? हमारे पूरे ऑफिस में सबसे अच्छा खाना धीरज ही लेकर आता था, और सच में जो भी एक बार आंटी के हाथ का खाना खा लेता था ना, वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता था। तू सही कह रहा है यार, पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। शांति काकी, मैं सच कह रहा हूँ, आप दोनों सास बहू अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दो। लोगों को आपके हाथ का खाना बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि टिफिन सर्विस वाले इतना टेस्टी खाना तो कभी नहीं बनाते जितना टेस्टी खाना आप बनाती हैं। उनको टिफिन सर्विस का आइडिया देकर समीर वहाँ से चला जाता है। तभी दोनों सास बहू टिफिन सर्विस के बारे में जानकारी निकालकर अपनी टिफिन सर्विस के लिए कुछ चार्ट पेपर तैयार करती हैं और उन्हें जगह जगह चिपका देती हैं। तभी अगले दिन उनके पास कुछ लोगों के फोन आते हैं। बहन जी, क्या आप सास बहू टिफिन सर्विस से बात कर रही हैं? जी हाँ भाई साहब, कहिए। बहन जी, मैं शहर में अभी नया नया ही शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे तीनों टाइम का खाने का डब्बा चाहिए। क्या आप तीनों टाइम का खाना बनाकर शालिनी कॉलोनी में भेज सकती हैं? हाँ भैया, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे आप खाने में क्या क्या बनाती हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर रोज आप एक जैसा ही खाना बनाती हो? नहीं भैया, हमारे यहाँ आपको हफ्ते के 7 दिन अलग अलग खाना मिलेगा। कभी नाश्ते में आलू का पराठा, तो कभी गर्मा गर्म पकौड़े या कभी पूरी भाजी, और दिन के खाने में दाल चावल या छोले चावल, और साथ में एक सब्जी रोटी और सलाद, और हफ्ते में एक दिन खीर या हलवा भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके एक डब्बे की कीमत कितनी होगी? भैया, एक डब्बा आपको 50 रुपए का पड़ेगा। अरे वाह, आपका खाना तो ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरा एड्रेस लिख लीजिए और कल से आप मेरे यहाँ समय से तीनों वक्त का खाना भेज दीजिएगा। अपना पहला ऑर्डर मिलने के बाद उन्हें एक साथ 5 से 6 लोगों के खाने के ऑर्डर और मिल जाते हैं। बरखा राशन और सब्जी वाले के पास जाकर उससे सामान खरीद लाती है और सुबह जल्दी उठकर अपनी सासू माँ के साथ खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। ये हो गए सारे डब्बे पैक। अभी थोड़ी देर में डिलीवरी वाले भैया भी आते होंगे। बरखा के इतना कहते ही उनके घर की घंटी बजती है और बरखा सारे डब्बों को डिलीवरी वाले भैया को दे देती है और दोबारा से दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। अब दोनों सास बहू का पूरा दिन खाना बनाने के काम में बीत जाता है। तभी उनके पास दिन पर दिन लोगों के डब्बों के ऑर्डर बढ़ते जाते हैं। बेटा, मैं तो इतना काम करके बहुत थक जाती हूँ और अब तो हमारा काम और भी ज्यादा बढ़ गया है। समझ नहीं आ रहा इतना काम हम दोनों अकेली कैसे करेंगी। आप चिंता मत करो माँ जी, मैंने 2 लड़कियों को काम पर रखा है। कल से वो दोनों आकर हमारी मदद करेंगी। अगले दिन 2 लड़कियां आकर उन दोनों के काम में मदद करती हैं और इस तरीके से उनका काम भी बिना किसी परेशानी के निपट जाता है। टिफिन के काम से उनकी आमदनी बहुत ही अच्छी होने लगती है और धीरे धीरे दोनों सास बहू का टिफिन सर्विस व्यापार दूर दूर के शहरों में भी मशहूर हो जाता है और उन्हें दूर दूर से डब्बे के ऑर्डर मिलने लगते हैं। धीरज जी, अपने टिफिन सर्विस के काम से हमने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए हैं और अब तो आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है। आप भी चलने फिरने लगे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब हमारे पास टिफिन के लिए दूर दूर से ऑर्डर आने लगे हैं, तो क्यों ना हम अपना एक टिफिन सर्विस होटल खोल लें। क्यों नहीं बरखा, जब तुम्हारा और माँ का काम इतना अच्छा चल रहा है तो होटल खोलने में कैसी परेशानी है। मैं कल के कल ही जाकर होटल के लिए जगह देख कर आता हूँ। धीरज अगले ही दिन जाकर टिफिन सर्विस के होटल के लिए एक जगह देख कर आता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपना सास बहू टिफिन सर्विस होटल खोलते हैं। दोनों सास बहू की मेहनत से उनका काम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन से उनकी सभी परेशानियां खत्म होने लगती है। कुछ समय में वो अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ कर्ज भी चुका देते हैं और तीनों मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। समर सिंह और अमरीश दोनों भाई थे। उनकी जमींदारी थी और आसपास के कई गांव के वो सबसे अमीर लोग थे। उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। उनके खानदान में सालों से चली आ रही एक प्रथा थी कि उस घर में कभी भी किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। समर सिंह की पत्नी विभा के यहाँ भी अब 2 बेटे हो चुके थे और अमरीश की पत्नी अचला 9 माह से गर्भवती थी, जो इस समय अपने मायके में थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है मेरे ससुराल में आज तक कभी भी किसी बहू को बेटी नहीं हुई है।
अगर मुझे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही है? जब तू अपने मुंह से कह रही है कि उस खानदान में आज तक कभी कोई बेटी नहीं हुई, तो तेरे यहाँ बेटी कैसे हो सकती है? मैं भी खुद को यही सोच सोच कर खुश कर लेती हूँ, लेकिन फिर डर लगता है कि बेटी हुई तो। और एक दिन अचला को प्रसव पीड़ा होती है। वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, और जब इस बात का उसे पता चलता है तो वो रोना शुरू कर देती है और अपनी बेटियों का मुंह भी नहीं देखती। अब इनमें इन दोनों लड़कियों का क्या कसूर? जरा देख तो इनकी तरफ, दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं। कितनी सुंदर है, और इनकी आंखें देख, हल्के हरे रंग की आंखें हैं, बिल्कुल परियों जैसी। माँ, मेरे ससुराल में अभी खबर मत करना कि मैंने बेटियों को जन्म दिया है। तुम कह दो कि उसका बेटा जन्म लेकर गुजर गया। पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? 2 इतनी प्यारी बेटियां हुई हैं और तू इन्हें मरा हुआ कह रही है? माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी ससुराल में। बस तू कह देना कि बेटा हुआ था, गुजर गया। और तेरी 2 बेटियों का मैं क्या करूं? माँ, इस गांव में कितने लोग होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते। ये दोनों लड़कियां उनको दे दो और थोड़े बहुत पैसे मेरी तरफ से दे देना। अचला की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। फिर उसकी माँ उन दोनों सहेलियों को गांव के ही एक गरीब किसान धर्मचंद को दे देती है। धर्मचंद, मेरी किसी खास की ये दोनों बेटियां हैं, इन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। आपकी बड़ी कृपा है। मेरे घर तो लक्ष्मी सरस्वती दोनों आ गई हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे यहाँ पर संतान हो, पर नहीं हो पाई। अब मैं इन दोनों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगा। और ये पैसे हैं, इन्हें भी अपने पास रख ले। और हाँ सुन, कभी किसी को पता न चले कि ये दोनों बेटियां मैंने तुझे दी हैं। धर्मचंद अचला की माँ से वादा करता है। उसके बाद अचला की माँ अचला के ससुराल में कहलवा देती है कि बेटा हुआ था, गुजर गया। ये सुनकर अमरीश अचला को लेने उसके मायके आ जाता है। रो मत, हमारी किस्मत में अभी संतान का सुख नहीं है, पर तुम देखना, जल्दी हमारे आंगन में 2-2 बेटे खेला करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा जरूर दिखाएगा। अमरीश अचला को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर विभा को जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अचला से कहती है, परेशान मत हो, ऐसा हो जाता है। अगली बार देखना तेरे यहाँ पर जुड़वा बेटे होंगे। आपके मुंह में घी शक्कर दीदी, भगवान मेरी गोद जल्दी भरे। और उधर धर्मचंद और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। वो उन दोनों बेटी का नाम दुर्गा और लक्ष्मी रखते हैं। उनसे जितना भी हो सकता है वो उन दोनों के लिए करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती हैं। उनका दूध सा सफेद रंग, उनकी हरी आंखें, जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। धर्मचंद ने भी फिर कभी अचला की माँ से संपर्क करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी उनसे उन लड़कियों के लिए पैसा मांगा। इनका पालन पोषण हमारे यहाँ ही लिखा हुआ था, लेकिन देखो तो किस्मत कैसे गरीब घर में आई है। तुम एक बार जाकर सेठानी से कहो तो सही। सुन लाजो, आज तूने ये बात अपने मुंह से निकाल दी, लेकिन इसके बाद मैं ये बात तेरे मुंह से कभी ना सुनूं। ये मेरी बेटियां हैं, इनको पालने पोसने का काम मेरा है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लक्ष्मी और दुर्गा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो दोनों पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में बहुत अच्छी थीं और दोनों बहनें बहुत ही मधुर गाती भी थीं। और उधर अचला के यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई। उसके बाद 10 साल बीत गए। रो क्यों रही है? हमारी किस्मत में लगता है संतान का सुख है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे मेरे आंगन में बेटा चाहिए। कितनी तो कोशिश कर चुके हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इसी में ही सब्र करना होगा। उधर दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। समर सिंह अपने परिवार को लेकर दूर शहर में जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और दोनों ही बहनें 18 साल की हो जाती हैं। धर्मचंद को उन दोनों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन अमरीश का भाई जब उनसे मिलने के लिए गांव आता है। देखो अमरीश, मैं जानता हूँ औलाद घर में ना हो तो बहुत दुख होता है। मेरी बात मान, मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं भैया, अचला से बहुत प्यार किया है। औलाद मेरे ही नहीं, उसके भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे तो मेरे ही बच्चे हैं ना। हाँ मेरे भाई हैं तो वो इसी खानदान के बच्चे, लेकिन अपने बच्चों की बात ही कुछ और होती है। तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। ये बात अचला सुन लेती है। उसके दिल को बड़ा ही धक्का लगता है। समर सिंह के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत, तुमने क्या सोचा भाई कहेगा और मैं शादी कर लूंगा? नहीं नहीं, हम दोनों बुढ़ापे तक एक साथ ही रहेंगे। पर कभी कभी दुख तो मेरे को बहुत होता है। भगवान मुझे एक औलाद तो दे ही सकता था, बेशक वो मुझे बेटी दे देता। ये सुनकर अचला हक्की बक्की रह जाती है और वो अमरीश की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ बेटी होती तो हमारे पूरे खानदान की वो इकलौती लड़की होती। हम सबको बड़ी इच्छा थी कि
हमारे यहाँ एक बेटी होनी चाहिए। मैं उसे बड़े लाड़ प्यार से पालता और उसकी शादी भी ऐसे घराने में करता कि सारी दुनिया देखती रह जाती। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो हमेशा से ही बेटों की इच्छा थी। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि मुझे बेटों की इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर मेरे को बेटी भी होती तो मुझे उतनी ही खुशी होती अचला। आखिर होती तो वो हम दोनों की बेटी ना। मैं तो हमेशा डर ही रही थी कि तुम तो हमेशा बेटा चाहते थे। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मेरे हाथों अनर्थ हो गया। मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। मुझे बद्दुआ लगी है उन दोनों की, तभी तो मेरे यहाँ फिर कभी कोई औलाद ही नहीं हुई। अचला दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी। उस पल को कोस रही थी जब उसने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल नहीं देखी और उन्हें किसी को दे दिया। उसको इस तरह रोता देखकर अम्बरीश को समझ में ही नहीं आया और उधर अचला रोते रोते बेहोश हो गई। तब अम्बरीश ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने, चौधरी साहब, आपकी पत्नी को कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, लेकिन आपको अब इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसे अचानक से सदमा कैसे लग सकता है? हम दोनों तो आराम से बात कर रहे थे और अचानक से ही इसने रोना पीटना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गई। आप जरा अपनी बातों पर गौर कीजिए। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और वो किस बात पर रोई? हो सकता है उसी में ही इस बात का कोई हल छुपा हो। डॉक्टर के जाने के बाद अम्बरीश इधर से उधर कमरे में घूम रहा था। अचला अभी भी बेहोश थी। फिर अम्बरीश को अचला के शब्द अपने कानों में सुनाई देने लगे। आपको तो बेटा चाहिए था ना? मुझे उन दोनों की बद्दुआएं लगी हैं। ये अचला क्या कह रही थी कि इन दोनों की बद्दुआ लगी है उसे? अब वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था और उधर धर्मचंद के यहाँ दुर्गा और लक्ष्मी के लिए रिश्ता आया हुआ था। देखिए, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ। 4 लोगों को लेकर आ जाइए, हम लोग शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे 4 लोग लेकर आ जाए? हमारी अपनी बिरादरी में नाक है या नहीं? अभी आप अपनी दूसरी बेटी के लिए लड़का भी देखेंगे, वहां भी आप कह देंगे कि 4 लोग लेकर आ जाइए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बाराती लेकर आए उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हो। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। इतना सुनते ही लड़के के माँ बाप वहां से उठकर चल देते हैं। इस तरह कई रिश्ते आए और गए, लेकिन दोनों बहनों के लिए धर्मचंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों की शादी धूमधाम से कर सके। और उधर जब अचला को होश आ जाता है। अचला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मुझे बताओ, तुमने बेहोश होने से पहले ये क्यों कहा था कि तुम्हें उन दोनों की बद्दुआ लग गई? वो कौन है जिनकी बद्दुआ तुम्हें लग गई? तुम मुझे माफ कर दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे बताओ, वो दोनों कौन है? किसकी बद्दुआ लगी है? हमारी जुड़वा बेटियों की। मुझे मरा हुआ बेटा नहीं हुआ था। मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। मैं डर गई थी कि तुम्हें बेटा चाहिए, इसलिए मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और मेरी माँ ने वो गांव के ही किसान को दे दी। ये सुनकर अम्बरीश सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। ये तुमने क्या किया? मैं 2 बेटियों का बाप था और सारी जिंदगी में यही सोचता रहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। ये तुमने क्या कर डाला अचला? मुझे बताओ, वो कौन है? किसके यहाँ पर हैं मेरी दोनों बेटियां? अचला अम्बरीश के साथ अपने मायके आ जाती है। उसकी माँ उसे बताती है और फिर वो लोग धर्मचंद के घर जाते हैं, जहाँ कुएं के पास दोनों बहनें खड़ी हुई थीं और बातें कर रही थीं। अपने घर के बाहर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनमें से उतरते हुए लोगों को देखकर वो दोनों हैरान हो गईं। धर्मचंद और उसकी पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। अम्बरीश और अचला जैसे ही दुर्गा और लक्ष्मी को देखते हैं, दोनों रोने लगते हैं। अचला की माँ को वहां देखकर धर्मचंद घबरा जाता है। धर्मचंद, मुझे पता है तेरा घबराना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बेटी को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। दुर्गा लक्ष्मी दोनों हैरान थीं कि तभी अचला भाग कर जाती है और दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। अम्बरीश भी अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखकर उन्हें गले लगाता है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने सारी जिंदगी आपको कभी भी परेशान नहीं किया। मैंने इन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है। मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। मेरी पत्नी से गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन यह सच है कि दुर्गा और लक्ष्मी हम दोनों की बेटी है, और तुम्हारी भी। इसलिए हम तुम सबको अपने साथ लेने आए हैं। फिर सब लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। धर्मचंद और उसकी पत्नी दुर्गा और लक्ष्मी के साथ अम्बरीश और अचला के घर चले आते हैं। अब अचला और अम्बरीश अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और 2-3 साल बाद धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका कोई भाई या फिर बहन नहीं था।
सुनैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। सुनैना के पिता मजदूरी करते थे और माँ त्योहारों के आने पर जो भी त्योहार होता था उसमें उपयोग होने वाले सामान को बनाकर बेचती थी और उसका पिता भी त्योहारों पर मजदूरी का काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ही काम करता था। जैसे दिवाली पर दिए बनाते थे, रक्षाबंधन पर राखियां बनाते थे, होली पर रंग बेचते थे, 15 अगस्त के लिए पतंगे बनाकर बेचते थे। और अब राखी आने वाली थी। मामा, अब तो राखी आने वाली है, तुम राखी कब से बनाना शुरू करोगी? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। कल ही राखी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। उसकी माँ हर साल राखी पर राखी बनाने का काम करती थी और उसके पिताजी घर घर जाकर राखी बेचने का काम करते थे। सुनैना अभी छोटी थी। हर साल राखी पर उसका एक ही सवाल होता था कि वो राखी किसे बांधे, क्योंकि उसके गरीब होने के कारण कोई उसके घर आता भी नहीं था और कोई उससे राखी भी नहीं बंधवाता था। एक बार की बात है, सुनैना अकेली बैठी हुई रो रही थी। तभी उसकी माँ वहां जाती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, क्यों रो रही है? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? माँ, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? राखी आने वाली है, पर मैं किसे राखी बांधूंगी? अरे मेरी बेटी, मैं इसमें क्या करूं? कहाँ से लाऊं तेरे लिए एक भाई? माँ, मेरी सारी सहेलियां राखी पर अच्छे कपड़े पहनती हैं, खूब अच्छे से तैयार होती हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों है माँ? बेटी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, और तू अच्छे कपड़े की बात करती है। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, इस बार मैं अपनी लाडो के लिए बहुत सुंदर कपड़े बनवाऊंगी। और ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। अगले दिन सुनैना की माँ अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी सुनैना बेटी बहुत दुखी हो जाती है। हर साल राखी के समय पर मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। तो तू ही बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो पता ही है ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि यदि दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या मैं तुझे जानबूझकर मौत के हवाले कर देता? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन सुनैना को अकेले देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। तू अब ज्यादा मत परेशान हो। आज शाम को मैं राखी बनाने का सामान ले आऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर निकल जाता है और फिर शाम को घर आता है तो उसके पास राखी बनाने का बहुत सारा सामान था जो कि उसने उधार लिया था। ये लो, सारा सामान ले आया मैं। उसी साहूकार से लाया हूँ जिससे हर बार लाता हूँ। राखी के बाद उसको उसके पैसे वापस कर देंगे। गिरधारी हर साल ऐसा ही करता था। वो उधार सामान लेकर आता था, फिर राखी बेचकर वो उस उधार को चुकता कर देता था। कुछ देर बाद सुनैना के माता पिता राखी बनाने के काम में लग जाते हैं। सुनैना भी उनकी मदद करने लगती है। माँ, मैं भी राखी बनाऊंगी, मुझे भी सिखाओ ना राखी बनाना। बाबा, मुझे भी बनानी है राखी। बेटी, आज तू हमको बनाते हुए देख और फिर कल तू भी बनाना, ठीक है? फिर वो दोनों मिलकर राखी बनाने के काम में लग जाते हैं और सुनैना बड़े ध्यान से उनको देखने लगती है। अगले दिन गिरधारी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो राखियां उन्होंने पिछले दिन बनाई थी, वो उनमें से कुछ राखियां लेकर उनको बाजार में बेचने के लिए चला जाता है और सुनैना की माँ राखियां बनाने लग जाती हैं। तभी वहां पर सुनैना आती है
वो भी कुछ राखियां उठाती है और उनको एक थैले में डालकर अपनी माँ से कहती है, माँ, माँ, आज मैं भी राखी बेचने जाऊंगी। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, जा। और फिर सुनैना राखी का थैला लेकर अपने कंधे पर टांग कर निकल जाती है राखी बेचने। वो घर घर जाकर राखी बेचती है। कुछ दूर चलते चलते वो एक जगह पहुंच जाती है जहां पर कुछ फौजी भाई बैठे हुए थे। सुनैना उनके पास जाती है और कहने लगती है, राखी ले लो भैया, गरीब बहन की राखी ले लो। देखो, मैंने अपने हाथों से बनाई है ये प्यारी प्यारी राखी, ले लो भैया। उसका मासूम सा चेहरा देखकर वो फौजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे हम ये राखियां खरीद कर क्या करेंगे? हमें कौन राखी बांधेगा? हम तो अपने घर से इतने दूर हैं, हम क्या करेंगे इस राखी का? ले लो ना भैया, एक तो ले लो, हम बहुत गरीब हैं, सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी है। अरे ऐसा क्यों? तेरी राखी तो इतनी सुंदर है, फिर क्यों नहीं बिकी तेरी राखी? वो भैया, आजकल सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों से राखी खरीदते हैं, हम जैसे लोगों से कौन लेता है राखी। हाँ, तू कह तो ठीक ही रही है। चल, अब तू इतना कह ही रही है तो दे दे राखी, कोई तो बांध ही देगा हमें भी राखी। अरे भैया, कोई क्यों, मैं ही तुम सबको राखी वाले दिन राखी बांधने आ जाऊंगी। मेरा भी कोई भाई नहीं है और गरीब होने के कारण मुझसे कोई राखी बनवाता भी नहीं। ठीक है बहन, तू राखी वाले दिन आकर हम सबको राखी बांध जाना, हम तेरा इंतजार करेंगे। फिर सुनैना वहां से चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी कोई मिल गया था जिसे कि वो भी राखी बांध सकेगी। खुशी खुशी वो अपने घर की ओर जा रही थी। ओ सुनैना, कहाँ जा रही है? आज तो बड़ी खुश लग रही है, हमको भी तो बता दे। क्यों बताऊं? थोड़ा इंतजार करो, राखी वाले दिन तुमको पता चल जाएगा कि मैं इतनी खुश क्यों हूं। घर पहुंचने पर सुनैना की माँ भी उसको खुश देखकर पूछती है, सुनैना, बड़ी खुश लग रही है आज तो, लगता है तेरी सारी राखियां बिक गई हैं। बताना क्या हुआ? हाँ माँ, सारी राखियां बिक गई, ये लो पैसे, लेकिन मेरी खुशी की वजह तो कुछ और ही है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बिटिया की खुशी की वजह आखिर क्या है। माँ, वो तो मैं तुम्हें राखी वाले दिन ही बताऊंगी। तुम मेरे लिए नए कपड़े बनवा देना उस दिन के लिए। हाँ हाँ बेटी, बनवा दूंगी। सुनैना वहां से चली जाती है। तभी वहां पर गिरधारी भी आ जाता है। सुनैना को खुश देखकर वो भी पूछता है, क्या बात है, आज सुनैना बड़ी खुश लग रही है। हाँ जी, खुश तो बहुत है आज वो, लेकिन बोल रही थी कि राखी वाले दिन ही बताएगी कि खुश क्यों है। दिन बीतने लगे, उसकी राखी का काम भी ठीक ही चल रहा था। अब तो सुनैना भी उसके साथ मिलकर राखियां बनाने लगी थी और गिरधारी उनको बाजार में बेच आता था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सुनैना को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि रक्षाबंधन। आज सुनैना सुबह ही जल्दी उठ गई थी और उसने नए कपड़े भी पहन लिए थे जो उसकी माँ ने उसको आज ही के दिन के लिए बनवा कर दिए थे। सुनैना तैयार होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे, आज तो मेरी बेटी परी के जैसी सुंदर लग रही है। लेकिन इस बार बात क्या है मेरी प्यारी गुड़िया, बड़ी खुश लग रही है, वरना हर साल तो राखी वाले दिन मुंह फुलाकर बैठ जाती है। इतने में उसके पिताजी भी वहां आ जाते हैं। हाँ, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? हाँ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तक मुझे लगता था
कि मैं ही अकेली हूँ जो राखी वाला त्योहार नहीं मना पाती खुशी से। मैं कुछ समझी नहीं बेटी। हाँ माँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो राखी नहीं मना पाते, बहनों के होते हुए भी। कौन है वो लोग सुनैना, और तुझे कहाँ मिल गए ऐसे लोग? अपने फौजी भाई। फौजी भाई? क्या कह रही है ये लड़की? अरे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरी भोली माँ, आज मैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ। वो बेचारे भी अपनी बहनों से अपने घर से इतनी दूर आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उन्हें कोई राखी नहीं बांधता। अरे, कहाँ मिल गए तुझे फौजी भाई? वो माँ, गांव के बाहर एक जगह है जहां बहुत से फौजी भाई देखे थे। मैं जब राखी बेचने गई थी, उन लोगों ने मुझे अपनी अपनी बहन माना है और कहा है कि राखी पर मैं उन्हें राखी बांधूं। हाँ सुनैना की माँ, मैंने भी कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि कुछ फौजी हमारे गांव में आए हुए हैं और वो 15 अगस्त तक हमारे गांव में ही रहेंगे। ठीक है बेटी, जा अच्छी अच्छी राखी लेकर जाना उनके लिए। और हाँ, ये ले कुछ पैसे, उनके लिए मिठाई भी खरीद लेना, ठीक है? सुनैना खुशी से नाचने लगती है। वो पहले बाजार से मिठाई लेती है और फिर अपने फौजी भाइयों से मिलने के लिए चल देती है। तभी रास्ते में उसको बंटू मिलता है। सुनैना, तू इस बार कहाँ जा रही है राखियां और मिठाई लेकर? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। बंटू, मेरे एक नहीं बहुत सारे भाई हैं। चल आज मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। उसके बाद तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा जो मुझे चिढ़ाते हो। सुनैना बंटू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कुछ फौजी बैठे हुए थे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा था वहां पर। सुनैना उदास हो जाती है। वो बहुत देर तक इधर उधर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो एक जगह बैठकर रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था मुझ गरीब बहन से कौन राखी बंधवाएंगे, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी फिर। बोल रही थी कि मेरे तो बहुत सारे भाई हैं, तेरे जैसी गरीब के आने से पहले ही सब भाग गए होंगे। मुझे पता है तू ये सब झूठ बोल रही है। भला तुझ गरीब से कौन राखी बंधवाएगा? नहीं बंटू, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा कहकर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। सुनैना बहुत दुखी थी, क्योंकि वो बेचारी इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और आज वो दिन आया भी तो फिर उसी तरह जैसा कि हर साल उसका जाता था, राखी वाले दिन। सुनैना वहीं बैठे रोए जा रही थी। कुछ देर बाद उसके फौजी भाई उसके सामने आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रो क्यों रही है पगली, हम तो यहीं थे, बस तुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। उन सबको देखकर सुनैना के उदास चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। भैया, आप बड़े खराब हो। कोई अपनी बहन को रुलाता है क्या? हमें माफ कर दे बहन, चल जल्दी से राखी बांध दे। बहुत सालों बाद हम भी आज राखी मनाएंगे, वो भी अपनी इस प्यारी सी बहन के साथ। फिर सुनैना एक एक करके सबको राखी बांध देती है। सब लोग सुंदर सुंदर राखी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुनैना भी बहुत सालों बाद इतनी खुश लग रही थी। देखा बंटू, मैंने कहा था ना, मेरे बहुत सारे भाई हैं। ये देख। बंटू अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा था। वो सुनैना से माफी मांगता है और उसे दोबारा कभी तंग ना करने का वचन देता है। आज सुनैना का सपना पूरा हो गया था। वो राखी का त्योहार मनाना चाहती थी और अपने भाई के हाथ में राखी बांधना चाहती थी। और आज किस्मत का ऐसा चक्र चला
कि सुनैना ने एक नहीं इतने सारे भाइयों के हाथों में राखी बांधी। इस तरह एक गरीब बहन की राखी बांधने की इच्छा पूरी हुई। सुनैना खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी। ये कहानी है चंदा की। चंदा बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सीता मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जबकि उसका पिता राजेश बहुत ही गैर जिम्मेदार था। वो कोई काम नहीं करता था। सीता के बहुत जोर देने पर अगर कोई काम पकड़ता भी तो कुछ ही वक्त बाद उसे छोड़ देता था। ऊपर से उसे शराब पीने की भी बुरी आदत थी, जिससे सीता बहुत परेशान रहती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने में चंदा अपनी माँ सीता की मदद करती थी। बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब सीता मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तब चंदा वहां आती है। सीता उससे पूछती है, आ गई तू? कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और मैं कई दिनों से देख रही हूं तुझे, रोज सुबह गायब हो जाती है। बता जरा कहाँ जाती है? माँ, वो थोड़ी ही दूर एक स्कूल है, वहां रोज सुबह सुबह बच्चे बहुत अच्छे से बनकर आते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। उनके साथ कई बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो सारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। रुक जा जरा, तू स्कूल के अंदर कैसे गई? तुझे किसी ने रोका नहीं? नहीं माँ, वो स्कूल के बाहर की जो दीवार है ना, उसमें एक बड़ी सी खिड़की है, बस उसी में से मुझे सब दिख जाता है। माँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ, क्या मैं भी? बिटिया, ज्यादा सपने मत देख। तुझे स्कूल भेज पाना मेरे बस की बात नहीं। अपने बाबा को तो तू जानती ही है, और मैं भी ये बर्तन बनाकर किसी तरह खाने का इंतजाम ही कर पाती हूँ। बिटिया, स्कूल में ऐसे ही नहीं जाने देते, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उन्हें। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतना कहते ही सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंदा उसके आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं जाना कोई स्कूल विस्कूल, और कल से मैं उन बच्चों को देखने भी नहीं जाऊंगी। चंदा की बात सुनकर सीता जोर जोर से रोने लगती है। उसे चंदा को स्कूल ना भेज पाने का बहुत दुख था, लेकिन वो करती भी तो क्या? उसकी ऊपर से राजेश की नशे की लत बढ़ती जा रही थी। सीता जो भी थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाती, राजेश या तो चोरी से या उससे छीन कर शराब पर खर्च कर देता था। हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं, जिस वजह से कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। सीता ने मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ लोगों के घरों में काम करना भी शुरू कर दिया। इस सब में वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। ये देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता था। एक दिन सीता जब काम के लिए जाने लगी तो चंदा ने उससे कहा, माँ, तुम्हें बुखार है और अभी तुम बर्तन बनाकर उठी हो, अब कहीं मत जाओ, आराम करो तुम। नहीं बिटिया, काम पर तो जाना ही होगा, अभी परसों ही तो छुट्टी ली थी मैंने। तो ठीक है माँ, तुम आराम करो, आज तुम्हारी जगह काम पर मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तू क्यों जाएगी? मैं ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। माँ, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर अब भी आराम नहीं करोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। और मैं घर में भी तो काम करती ही हूँ, ऐसे ही वहां भी कर लूंगी। तुम लेट जाओ, मैं जा रही हूँ। सीता चंदा को रोकती है, पर वो नहीं मानती और सीता की जगह काम पर चली जाती है। वो काम के लिए जिस घर में गई वो राम प्रकाश का था। परिवार में उनकी पत्नी कावेरी और एक बेटा ऋषि था। राम प्रकाश और कावेरी संगीत सिखाते थे। उनके घर पर कई बच्चे उनसे संगीत सीखने आते थे। दोनों पति पत्नी दिल के बहुत अच्छे थे। चंदा जब उनके घर पहुंची तो दरवाजा कावेरी ने ही खोला। उन्होंने चंदा को पहचाना नहीं, तो चंदा ने उन्हें बताया, मैडम जी, आपके यहाँ जो काम करने आती हैं, मैं उनकी बेटी चंदा हूँ। आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आ जाओ, ध्यान से काम करना बेटा, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं यहीं हॉल में बच्चों को म्यूजिक क्लास दे रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है मैडम। चंदा साफ सफाई के काम में लग जाती है और कावेरी बच्चों को संगीत गायन सिखाने लगती है। चंदा को संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो संगीत सुनते सुनते घर के सारे काम कर लेती है और फिर हॉल के एक कोने में बैठकर कावेरी को गाते हुए बड़े ध्यान से सुनने लगती है। थोड़ी ही देर में म्यूजिक क्लास खत्म हो जाती है और चंदा को देखकर कावेरी उससे पूछती है,
अरे बेटा, तुम अभी तक यही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? काम नहीं हो पाए क्या? नहीं मैडम जी, सारा काम हो गया। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं रहती। वो दिन भर काम करती है। माँ ने अगर अब भी आराम नहीं किया तो वो और बीमार हो जाएगी, और हमें पैसों की भी ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके घर का काम माँ की जगह मैं ही कर दिया करूँ तो? बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी देखती हूँ सीता बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन तुम सब कर लोगी ना? हाँ मैडम जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा करिए। ठीक है बेटा। चंदा बहुत खुश थी। अब वो रोज कावेरी को गाते हुए सुन सकती थी। अगले दिन से वो रोज रामप्रकाश के घर काम के लिए जाने लगी। वो बहुत अच्छे से सारे काम करती, लेकिन उसका मन तो संगीत में लगा रहता था। धीरे धीरे सिर्फ सुनते हुए उसने काफी कुछ सीख लिया, और एक दिन जब कावेरी की म्यूजिक क्लास की छुट्टी थी, वो रसोई में बर्तन धोते हुए वही गीत गुनगुनाने लगी जो कावेरी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी। तभी रामप्रकाश रसोई के पास से गुजरे। उन्होंने चंदा को गाते हुए सुना तो धीरे से कावेरी को बुलाया और उसे भी चंदा का गाना सुनने को कहा। आ, आ, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, रुत बसंत को देत संदेशवा, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, रुत बसंत को देत संदेशवा। चंदा बहुत सुरीला गा रही थी। उसकी आवाज भी बहुत ही मीठी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रामप्रकाश और कावेरी पर पड़ी, उसने गाना बंद कर दिया और घबराते हुए बोली, जी जी साहब, मैडम माफ कर दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही, आगे से नहीं होगा, माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अपनी कला के लिए कभी माफी मत मांगना। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तुमने ये गाना सिर्फ सुनकर इतना अच्छा सीख लिया? तुम्हें गाने का शौक है क्या? जी ये तो नहीं पता मैडम जी, पर जब आपको पहली बार गाते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से बार बार गाने का मन करता है। अच्छा, गाना सीखोगी? जी क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन साहब जी, हम बहुत गरीब हैं, आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है मेरी माँ के पास। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम में प्रतिभा के साथ साथ मेहनत और लगन भी है। मैं देख सकता हूँ। हम तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे। हाँ, तुम रोज काम के लिए तो आती ही हो, थोड़ी देर और रुक जाया करो और हम दोनों की क्लास में आ जाया करो। जी मैडम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं कल से सीखूंगी और मन लगाकर सीखूंगी मैडम जी। चंदा को तो जैसे उसकी सारी खुशियां मिल गई थी। स्कूल जाकर पढ़ने का सपना तो उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन संगीत सीखने के बारे में सोचकर ही वो फूली नहीं समा रही थी। वो हर रोज रामप्रकाश और कावेरी से संगीत सीखने लगी। वो बहुत जल्दी सीख रही थी। रामप्रकाश और कावेरी भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। धीरे धीरे चंदा बहुत अच्छा गाने लगी। उधर सीता अब काफी बीमार रहने लगी थी। मजबूरन जिन बाकी घरों में सीता काम करती थी, वहां भी चंदा को ही जाकर संभालना पड़ा। अब सीता को चंदा की शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपने जानने वालों से चंदा के रिश्ते की बात करना शुरू कर दिया। जब चंदा को इस बारे में पता चला तो वो नाराज हो गई। माँ, सविता मौसी से तुम क्या कह रही थी? मेरी शादी करना चाहती हो तुम? हाँ, तो शादी की उम्र हो गई है तेरी, और मेरा भी कोई भरोसा नहीं कब भगवान के पास चली जाऊं। उससे पहले तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ, फिर चैन से मर सकूंगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैडम और साहब जी कह रहे थे अगर मैं ऐसे ही मन से संगीत सीखती रहूंगी तो एक दिन बड़ी गायिका बन सकती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? पगला गई है बिल्कुल। हम लोगों को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके तो हमारा घर चलता है। मेरी बात समझ बेटी,
तेरी शादी कर दूं तो मैं भी चैन से मर सकूंगी, वरना किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी तुझे। चंदा सीता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सीता उसकी एक नहीं सुनती। कुछ ही महीनों बाद वो चंदा की शादी विशाल से करवा देती है। विशाल जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था। शादी के बाद चंदा विशाल के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। उसे सबसे ज्यादा दुख संगीत का साथ छूटने का था। ऊपर से विशाल का बर्ताव भी वक्त के साथ बदलने लगा। एक दिन जब चंदा रसोई में काम करते हुए गाने लगी तो विशाल ने बर्तन जमीन पर पटक दिए और गुस्से से बोला, साफ साफ सुन ले मेरी बात, ये मेरा घर है, यहाँ कोई गाना वाना नहीं चलेगा। मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी खाना लेकर आ और उसके बाद मेरे पैर दबाएगी तू, समझी? विशाल के बर्ताव से चंदा सहम जाती है। विशाल हमेशा ऐसे ही उससे बात करता था। धीरे धीरे विशाल उसे मारने पीटने भी लगा। उसके खराब बर्ताव की वजह से ही उसकी नौकरी पर भी खतरा बना हुआ था। वो नशा करके घर आता और सारा गुस्सा चंदा पर ही निकाल देता था। चंदा मां बनने वाली थी। विशाल को एक बेटा चाहिए था, लेकिन चंदा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस पर विशाल बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्से से चंदा से कहता है, पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी जो तुझसे शादी कर ली मैंने। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। एक बेटा चाहिए था तुझसे और तू अपने जैसी एक और मनोज ले आई। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी भी तो बेटी है। नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं इससे, ना इससे और ना तुझसे। अब मैं कोई बोझ नहीं झेल सकता। चल निकल जा मेरे घर से। अपनी ये मनुष्य शक्ल फिर मुझे कभी मत दिखाना। ये चंदा के स्वाभिमान पर चोट थी। उसने अपनी बेटी के साथ विशाल का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। चंदा ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और अपनी बेटी को भी अच्छा भविष्य देगी। उसने विशाल से छुपाकर कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन पैसों से उसने एक कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। जल्दी ही पहले की तरह उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी छोटी सी बच्ची निशा को अपने साथ ही हर जगह ले जाती थी। एक दिन उसे एक फ्लैट के बारे में पता चला जहां घर के काम करने के लिए किसी की जरूरत थी। वो उस फ्लैट में पहुंची तो वहां उसे रामप्रकाश और कावेरी दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जाकर दोनों के पैर छुए और बोली, मैडम जी, साहब जी, आप लोग यहाँ इस शहर में? हाँ बेटा, ये हमारे बेटे ऋषि का फ्लैट है। उसने इसी शहर में एक म्यूजिक एकेडमी खोली है, तो हम भी उसके साथ यहीं शिफ्ट हो गए। पर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? और ये बच्ची, ये तुम्हारी बच्ची है? चंदा अपनी शादी के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है। रामप्रकाश और कावेरी उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। रामप्रकाश चंदा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बस बेटा, अब सारी चिंता छोड़ दो। तुम फिर से अपनी संगीत साधना शुरू करो। और अब तो तुम एक माँ भी हो, पहले से ज्यादा मजबूत हो तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बच्ची का भी भविष्य सुधार सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं। चंदा कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। कावेरी उसे सहारा देती है। इसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। रामप्रकाश और कावेरी उसे और उसकी बच्ची को अपने घर में ही रख लेते हैं। वो घर का सारा काम करती है और मन लगाकर ऋषि की म्यूजिक एकेडमी में संगीत भी सीखती है। रामप्रकाश और कावेरी भी उसकी पूरी मदद करते हैं। बीतते वक्त के साथ चंदा संगीत में निपुण हो जाती है और ऋषि की एकेडमी में बच्चों को संगीत सिखाने लगती है। उसे गाते हुए जो भी सुनता था बस उसकी आवाज में खो जाता था। उसकी कला को देखकर ऋषि ने उसे एक मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो में भेजा। यह सब चंदा के लिए एक सपने जैसा था। अपनी मेहनत से वो उस कंपटीशन को जीत लेती है। रामप्रकाश, कावेरी और ऋषि को उस पर बहुत गर्व होता है। चंदा की तपस्या सफल हो चुकी थी। अब वो एक मशहूर गायिका बन चुकी थी और अपनी बच्ची निशा को भी एक बेहतर भविष्य दे सकती थी।